Hello everyone, today we are going to do some important terms related to thermodynamics. तो आज हम करने वाले हैं कुछ important terms, ऐसी important terms जो कि thermodynamics से relate करती हैं. तो important terms which are based on chapter thermodynamics. ठीक है, जस्ट मतलब important चीज़ें. ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, पहले हम थ्योरी हल्का हल्का इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले तो चीज़ आ ही गई कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है. अब थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जान लेते हैं. तो थर्मोडायनेमिक्स टर्म है, इसका यूज़ क्या है. तो ये एक तरह की स्टडी है, ठीक है, जिसमें हम एनर्जी का, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का रिलेशनशिप पढ़ते हैं. इट इज़ अ स्टडी, ठीक है, एक तरह की स्टडी है दैट डील्स विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्टडी डीलिंग विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कि जितनी भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज़ हैं. जैसे हम आगे जैसे पढ़ेंगे तो एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, इंट्रॉपी, बहुत सारी ऐसे बहुत सारी टर्म्स आएंगी. तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर, और उनका रिलेशनशिप किस में, आपस में. तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं. यानी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, उनका आपस का, जितनी भी टर्म्स हैं उनका आपस का रिलेशनशिप, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम थर्मोडायनेमिक बोलते हैं. अब थर्मोडायनेमिक में दो चीज़ें मेन आती हैं. एक आता है सिस्टम और एक है आपका सराउंडिंग. एक हो गया सिस्टम, एक हो गया सराउंडिंग. अब सिस्टम क्या है भाई, सराउंडिंग क्या है. तो सिस्टम वो हिस्सा, ठीक है, सिस्टम वो पार्ट यूनिवर्स का, चोजन पार्ट, जिसको हमें स्टडी करना है. इट इज़ अ chosen part of यूनिवर्स इसको हमें स्टडी करना है. यूनिवर्स दैट इज फॉर थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन. यानी स्टडी तो करना है, बट कैसे करना है, थर्मोडायनेमिकली स्टडी करना है, थर्मोडायनेमिकली कंसिडर करना है. थर्मोडायनेमिकली कंसिडर करने का मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन हम लें वो थर्मोडायनेमिकल जो है पैरामीटर्स में लें. थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स. जैसे कि आगे आप पढ़ेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स में हम प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, ज़्यादातर ऐसे ऐसे वेरिएबल्स को हम स्टडी करते हैं. तो वो हो गए आपके थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स, ठीक है. उसको सिस्टम बोल दिया, ठीक है. सराउंडिंग क्या हो गया, सराउंडिंग आप बोल सकते हो जो रिमेनिंग पार्ट हो गया यूनिवर्स का, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स. हालांकि एक्चुअल में हम इतना ज़्यादा सराउंडिंग नहीं लेते, हम सिस्टम के आसपास की जगह को ही सराउंडिंग लेते हैं, क्योंकि बाकी यूनिवर्स के बाकी हिस्से का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है. तो कहने का मतलब है, ओवरऑल अगर मुझे बोलना है तो ओवरऑल व्हाट कैन आई से, ओवरऑल आई कैन से दैट सिस्टम प्लस सराउंडिंग विल मेक्स आर यूनिवर्स. सिस्टम सराउंडिंग जोड़ के क्या बन जाएगा, यूनिवर्स हमको मिल जाएगा, ठीक है. उसके बाद में सिस्टम पढ़ लिया, सराउंडिंग पढ़ लिया, अब सिस्टम के टाइप पे आ जाते हैं. टाइप्स ऑफ सिस्टम. तो सिस्टम के टाइप्स क्या हो गए, टाइप्स ऑफ सिस्टम में सबसे पहले चलिए हम चलते हैं ओपन सिस्टम में. पहला हो गया आपका ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम का मतलब आप जानते हैं, ऐसा सिस्टम जो कि खुला है. मान लीजिए कंटेनर है, उसको मैंने ऊपर से खोल लिया, ऊपर से खोल लिया, जैसे खुले बर्तन में पानी को गर्म करना, वाटर है, ठीक है. उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे से मैं दे रहा हूँ हीट, ठीक है, नीचे से मैं हीट सप्लाई करता हूँ. ऊपर क्या बन रहे हैं आपके, आई एम गेटिंग वाटर वेपर, ठीक है. यहाँ पे सिस्टम क्या है, सिस्टम है पानी, सिस्टम है पानी. और सराउंडिंग क्या है, आसपास की जगह, सराउंडिंग्स, आसपास की जगह. तो हीट हम दे रहे हैं, नीचे से हीट दे रहे हम सिस्टम को,
वाटर है, वाटर वेपर बन रहा है। अब वाटर वेपर क्या बन रहा है, अब आप देखेंगे खुले बर्तन में अगर मैं पानी गर्म करूँगा तो क्या होगा, वाटर वेपर भी निकल रहा है, ठीक है। और मैं हीट करना बंद कर दूँ तो पानी थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है पानी सूख भी रहा है, यानी क्या हो रहा है, दो काम हो रहे हैं। यानी एक्सचेंज हो रहा है मैटर का, मतलब वाटर वहाँ से रिलीज हो रहा है, वाटर वेपर की फॉर्म में निकल जा रहा है, चला गया। तो मैटर का एक्सचेंज है, यानी मास का एक्सचेंज है। एंड एनर्जी, एनर्जी कैसे, इन द फॉर्म ऑफ हीट। अगर मान लीजिए ये पानी आपने जो गर्म कर रखा है, इसको मैं थोड़ी देर ऐसे ही रखूं तो ठंडा हो जाएगा। तो यानी एक्सचेंज ऑफ मास एंड एनर्जी, यानी मैटर और एनर्जी का, मास एंड हीट का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आपका क्लोज सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम क्या है कि बर्तन ढक दिया मैंने, बर्तन जिसमें पानी है गर्म कर रहे हैं, ठीक है। क्या होगा, इसको मैंने ढक दिया ऊपर से मान लीजिए मैंने इसको बंद कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, आपने ढक्कन लगा दिया यहाँ पे, इससे क्या होगा कि सिस्टम हो गया क्लोज्ड। क्लोज्ड कंटेनर में आप गर्म कर रहे हैं पानी, अब वेपर बन तो रहे हैं बट वेपर बाहर नहीं निकल रहे। हालांकि हाँ जी, कि अगर आप कंटेनर को, चाहे बर्तन आपने बंद भी कर रखा है, उसमें भी गर्म पानी है, तो ओवर सम टाइम इट विल कूल ऑफ, कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा ना, गर्म से ठंडा हो जाएगा। क्यों ठंडा होगा वो आप लोग जानते हैं, बिकॉज हेयर दी ओनली द एक्सचेंज ऑफ हीट इज़ देयर, एक्सचेंज ऑफ हीट विल टेक प्लेस, ठीक है। एंड नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, नो एक्सचेंज ऑफ मैटर। तो ये ध्यान रखना है आपको, मतलब मैटर एक्सचेंज नहीं है, सिर्फ एक्सचेंज हो रहा है हीट, तो वो हो गया क्लोज सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम भी हमारा फर्दर एक सिस्टम का टाइप और हो गया, इसमें दोनों एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। इसमें एक ही एक्सचेंज हो रहा है, इसमें एक ही एक्सचेंज हो रहा है, दूसरा एक्सचेंज नहीं हो रहा। अगर दोनों के दोनों एक्सचेंज ना हो तो वो कौन सा सिस्टम होगा, वो तीसरा सिस्टम हो जाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम में क्या है कि आइसोलेटेड सिस्टम और क्लोज सिस्टम का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। क्लोज सिस्टम में कंटेनर बंद कर रखा है आपने, कंटेनर बंद है बट जो वॉल्स हैं इसकी, कंटेनर की वॉल्स ऑफ कंटेनर आर कंडक्टिंग, वो हीट को कंडक्ट करेंगी, कंडक्टिंग है मतलब उसमें से हीट पास होगी। बट यहाँ पर सिस्टम क्लोज ही है ये भी, बट वॉल्स ऑफ द कंटेनर आर इंसुलेटिंग। इंसुलेटिंग का मतलब है नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग मतलब कंडक्ट क्या नहीं करेंगी वो, नॉन कंडक्टिंग मतलब दे विल नॉट कंडक्ट हीट, वहाँ पर हीट कंडक्ट नहीं होगी, नॉट कंडक्ट हीट। तो हीट कंडक्ट अगर नहीं होगी तो क्या होगा आपका, तो आपका पहले तो सीधी सी बात है आपने इसको क्लोज करके रखा हुआ है, क्लोज है सो नो एक्सचेंज ऑफ मैटर। मैटर का एक्सचेंज होगा, नहीं होगा। मैटर एक्सचेंज नहीं होगा मीन्स मास से हम बात कर रहे हैं, मास एक्सचेंज नहीं होगा। दूसरा, आपने वॉल जो है वो इंसुलेट कर दी, जैसे इंसुलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है आपका, एक तरह से बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, जो 100% एक्यूरेट एग्जाम्पल तो नहीं है, मतलब लगभग लगभग उसके पास है। जैसे थर्मोस हम यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो पानी अंदर है कंटेनर में तो वो गर्म रहता है काफ़ी टाइम तक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वो एक आइसोलेटेड सिस्टम का काम करता है। इट मीन्स नो एक्सचेंज ऑफ मैटर एज वेल एज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, एज वेल एज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, ठीक है। तो यानी अगर हम फटाफट से समरी बना लें, तीनों की समरी बना लें, तो क्या क्या पढ़ा हमने, ओपन सिस्टम, ठीक है, दूसरा है क्लोज सिस्टम, तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तीनों में क्या, एक्सचेंज ऑफ हीट, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी
और हीट दोनों सेम ही, एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी, यहाँ पे हमने लिख दिया एक्सचेंज ऑफ हीट या फिर एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी, और यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्सचेंज ऑफ मैटर और मास। देखिए ज़रा, ओपन सिस्टम में यस यस यस, क्लोज सिस्टम में एक्सचेंज ऑफ हीट यस, एक्सचेंज ऑफ मैटर नो, आइसोलेटेड सिस्टम में एक्सचेंज ऑफ हीट नो, एक्सचेंज ऑफ मैटर नो। तो इसमें दोनों ही नहीं, नो एंड नो, कोई भी एक्सचेंज नहीं होता। तो एक सिंपल समराइज कर लिया हमने। अब फटाफट से दो टर्म्स मैं आपको और बताता हूँ, अच्छी टर्म्स हैं, समझने वाली टर्म्स हैं। देखिए अब चलते हैं, मतलब थ्योरी है, थर्मोडायनेमिक्स थ्योरी ही है, बस समझना है, आपने समझ लिया तो हो गया। चलिए फिर चलते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम जिसको हम बोल देते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम एंड सिस्टम वेरिएबल, दो अलग टर्म्स हैं, स्टेट ऑफ सिस्टम एंड सिस्टम वेरिएबल्स। ठीक है, अब स्टेट ऑफ सिस्टम से हमारा क्या मीनिंग है कि जैसे हम मैटर की बात करते हैं तो मैटर में तो हम बोल देते हैं जी सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, उसी को हम स्टेट बोलते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर स्टेट ऑफ सिस्टम से हमारा क्या मीनिंग है? स्टेट ऑफ सिस्टम से हमारा मीनिंग है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में हमारा ये मानना होता है, जैसे मैं पहले सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ आपको, ठीक है ना। जैसे हम स्टेट्स की बात करते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, तो जब हम फिजिकल क्लासिफिकेशन करते थे तो हम बोलते थे या तो स्टेट सॉलिड हो सकता है, या लिक्विड हो सकता है, या गैस हो सकता है। बट थर्मोडायनेमिक्स में हम थोड़ा सा अलग लेकर चलते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम को। हम बोलते हैं सिस्टम जो है हमारा, ज़्यादातर सिस्टम हम थर्मोडायनेमिक्स में गैसेस को ही स्टडी करते हैं, ठीक है। हालांकि ये नहीं है दैट वी कैन नॉट स्टडी सॉलिड लिक्विड्स, वी स्टडी, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वी स्टडी द गैसेस। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि स्टेट ऑफ सिस्टम कौन डिफाइन करता है? स्टेट ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड बाय स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये सिस्टम वेरिएबल्स हैं आपका, सिस्टम वेरिएबल्स और स्टेट वेरिएबल्स भी इसको हम बोल सकते हैं। दे डिफाइन द स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट ऑफ सिस्टम को डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे ये सिस्टम वेरिएबल्स हो गए, जैसे हो गया आपका प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया। ठीक है, ये तो मेन हो गए आपके। इसके अलावा हम मास ले लेते हैं, फिर डेंसिटी ले लेते हैं, कंपोजिशन ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हो गए आपके। ठीक है, मास, कंपोजिशन, डेंसिटी, ठीक है, एट्सेट्रा। बट मेन यही रहते हैं हमारे, जो मेन जो हैं स्टडी के, वो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ही रहते हैं, और आगे आप देखेंगे इन्हीं का ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं स्टेट ऑफ द सिस्टम की बात करता हूँ कि स्टेट क्या है सिस्टम की, तो देखिए अगर मान लीजिए एक सिस्टम है, मान लीजिए सिस्टम एक स्टेट में है। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया एक सिस्टम है मेरा, ठीक है, जिसको मैंने मान लिया इनिशियल स्टेट। तो इसकी इनिशियल स्टेट मतलब एक स्टेट है इसकी, ठीक है, जो डिफाइन होती है प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1 से। फिर इस सिस्टम को मैंने चेंज कर दिया, इसकी स्टेट को मैंने चेंज कर दिया, इनिशियल स्टेट से ये दूसरी स्टेट में पहुंच गया, फाइनल स्टेट। तो फाइनल स्टेट को डिफाइन करने के लिए प्रेशर अलग, वॉल्यूम अलग और टेम्परेचर अलग डिफाइंड होगा। ठीक है, तो मतलब ये देखिए अलग अलग वैल्यूज़ आ गई ना आपकी, तो ये अलग स्टेट हो गई, ये अलग स्टेट हो गई। तो स्टेट ऑफ द सिस्टम को कौन डिफाइन करता है? सिस्टम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, जो कौन है? जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है। तो स्टेट ऑफ द सिस्टम का मीनिंग क्या है? स्टेट ऑफ द सिस्टम इज कंडीशन ऑफ द सिस्टम, ऐसी सिस्टम की वो कंडीशन जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं स्टेट वेरिएबल्स के साथ, सिस्टम वेरिएबल्स के साथ, या इनको ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज भी हम बोल देते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज भी हम कई बार इनको बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपका, अब हम आते हैं इन्हीं स्टेट वेरिएबल्स को। देखिए अब हम डिफाइन करते हैं एज अ स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, कि इन्हीं स्टेट वेरिएबल्स को हम दो तरह से बोल देते हैं, या तो स्टेट फंक्शन बोल देते हैं या पाथ फंक्शन बोल देते हैं। अब स्टेट फंक्शन क्या होते हैं और पाथ फंक्शन क्या होते हैं? ठीक है, देखिए स्टेट फंक्शन बोल देते हैं और
पाथ फंक्शन बोल देते हैं। तो व्हाट आर स्टेट फंक्शंस? पाथ मतलब आपको देखिए नाम में ही आ रहा है पाथ, मतलब ये ऐसे फंक्शंस हैं, ये ऐसे वेरिएबल्स हैं जो पाथ पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। सो अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो डिपेंड करेगी पाथ पे, क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन पाथ, जो पाथ पे डिपेंड करेगी तो उसको हम पाथ फंक्शन बोलेंगे। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो आपका पाथ पे नहीं डिपेंड करेगी, क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ठीक है, बट डिपेंड्स ऑन इनिशियल, डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ठीक है, बट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करता है, बट वो इस पर डिपेंड नहीं करता भाई कैसे उनको अचीव किया गया, ठीक है। तो उनको हम क्या बोल देते हैं? उनको हम बोल देते हैं आपका स्टेट फंक्शन, बाकियों को हम पाथ फंक्शन बोल देते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपका। अब देखिए ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कि स्टेट फंक्शन है आपका, वो होता है आपका प्रेशर, ठीक है, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इन पे डिपेंड करता है। ये देखिए प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, ये एग्जांपल हो गया आपका स्टेट फंक्शन का। वहीं पे अगर मैं पाथ फंक्शन की बात करता हूँ तो पाथ फंक्शन के एग्जांपल हैं आपका वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम इज़ नॉट अ पाथ फंक्शन, वॉल्यूम इज़ अ स्टेट फंक्शन, ठीक है, वॉल्यूम तो यहाँ लिया हुआ है हमने, ठीक है। तो पाथ फंक्शन के लिए आपका वर्क डन आ जाएगा, वर्क डन इज़ पाथ फंक्शन, ठीक है। इट मीन्स, अगर देखिए एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देते हैं हम वॉल्यूम को स्टेट फंक्शन साबित करने के लिए, हम क्या बोल सकते हैं? जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कि हम वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं किसमें? पॉन्ड में। एक पॉन्ड मतलब एक तालाब है, उसमें पानी का एक स्तर कम है, उसको हमें ज़्यादा करना है, ठीक है। तो चाहे वो बारिश के पानी से भरे, ठीक है, बारिश का पानी अलग रास्ते से आता है ना, या फिर हम ट्यूबवेल से भर रहे हैं उसको, तालाब को, कैसे भी भरें, बट अगर वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे आ जाता है तो वो किसी भी पाथ से किया गया काम हो, बट अगर वो दोनों में सेम अचीव हो रहा है तो इट्स अ स्टेट फंक्शन, इट इज़ नॉट अ पाथ फंक्शन। इट मीन्स इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स एंड डू नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ, कि किस पाथ से हम उसको लेकर गए, ठीक है। तो ऐसे आपका कुछ एग्जांपल दे दिया हमने स्टेट फंक्शन का, और कुछ एग्जांपल हमने दिया आपको पाथ फंक्शन के। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक सिस्टम एंड प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली में क्या होता है, पहले तो मैं आपको मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। एक तो होता है देखिए माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। अब सिस्टम तो आपको पता है जिसको हमें पढ़ना है, वो माइक्रोस्कोपिक कब होता है? देखिए माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶, ठीक है, 10⁻⁻⁶ मीटर जो होता है उसको हम माइक्रोमीटर भी बोलते हैं, ठीक है, माइक्रोन भी बोल सकते हैं, माइक्रोन। तो कहने का मतलब है कि इससे साइज़ में अगर छोटा सिस्टम होगा तो वो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम होता है। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में हम क्वांटम थ्योरी का यूज़ करते हैं, क्वांटम थ्योरी का, ठीक है। इसमें क्या आते हैं आपके एटम, जो कि चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा होगा, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, सब एटॉमिक पार्टिकल सारे आ गए, न्यूट्रॉन्स। तो ऐसे 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 सिस्टम को माइक्रोस्कोपिक बोल दिया। अब मैक्रोस्कोपिक क्या हो गया? मैक्रोस्कोपिक, तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम मतलब इससे बड़ा, ये इससे छोटा होता है, लेस देन माइक्रोन, ठीक है। इट इज़ मोर देन 10⁻⁻⁶ मीटर, मोर देन माइक्रोन, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के साथ हम डील करते हैं व्हेन वी आर डूइंग द थर्मोडायनेमिकल स्टडी। तो थर्मोडायनेमिकल जो हमारे सिस्टम होंगे वो मैक्रोस्कोपिक होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी बात आ जाती है जी कि मैक्रोस्कोपिक सिस्टम तो लग गया हमें पता, अब प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो आ जाते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। देखिए माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ में जब आपने क्या पढ़ा था, जब आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, तो पीरियोडिक टेबल में
हम लोगों ने वहाँ पर कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे जिसको हम बोल देते हैं आयनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है, तो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या है? आयनाइजेशन इंथैल्पी हम निकालते हैं एक एटम के लिए, चाहे वो एटम सोडियम का है, चाहे वो एटम जो है कैल्शियम का है। ठीक है, तो एटम के हिसाब से माइक्रोस्कोपिक एटॉमिक साइज। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं आपकी, आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, एटॉमिक साइज, लाइक दिस। अब मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होंगी। अब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या होंगी इसकी? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी देखी जाए तो इसमें आ जाते हैं आपके वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो हम, जैसे प्रेशर हो गया, जो अभी अभी पीछे आपको बताई थी, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया। ठीक है, तो उसमें हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। यानी मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या है? इट इज़ मेड अप ऑफ अब यहाँ तो हम एक एटम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, मतलब जिनका नंबर कम है। अगर हम मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल ले लेंगे, क्योंकि अगर नंबर बहुत ज़्यादा लार्ज ले लेंगे तो उस टाइम एक अलग से माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी पढ़ना हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो उस टाइम हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के साथ ही डील करते हैं, यानी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन्हीं चीज़ों को पढ़ते हैं। नाउ दिस प्रॉपर्टीज आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, कि जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हैं ये दो तरह की हमने बोल दी। एक होता है आपका एक्सट्रिंसिक और दूसरा हो गया इंट्रिंसिक। ठीक है, एक्सट्रिंसिक बोलें तो एक्सट्रिंसिक आप बोल सकते हैं जैसे जिनको अगर हम क्या करते हैं, जो मैटर पे डिपेंड करता है, मैटर कंटेन्ड इन सिस्टम, इट डिपेंड्स ऑन मैटर कंटेन्ड इन अ system. And intrinsic, it do not depends on the matter contained, it means do not depend on amount of substance. एक एग्जांपल करके देखें, जैसे मान लीजिए कंटेनर है, गैस की वॉल्यूम V है। अगर मैं बीच में से आधा कर दूं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? आधी आधी हो जाएगी। तो वॉल्यूम तो मास पे डिपेंड कर रही है ना, तो वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी हुई, ना कि इंट्रिंसिक। क्या हो गई? एक्सट्रिंसिक। ठीक है, अब मैं दूसरा कंटेनर लिया, एक गैस ले ली जिसका टेम्परेचर T है। अगर मैं आधा कर दूं, इसका मतलब ये थोड़ी टेम्परेचर आधा हो गया, भाई टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा। अगर एक रूम है उसमें 20 डिग्री सेल्सियस है, मान लो आपने बीच में एक दीवार बना दी, ये थोड़ी है कि एक तरफ का रूम ठंडा हो जाएगा, दोनों तरफ के रूम टेम्परेचर आधा हो जाएगा। भाई जो टेम्परेचर होता है वही रहता है। तो कहने का मतलब है टेम्परेचर रिमेन सेम। सो टेम्परेचर इज इंट्रिंसिक, टेम्परेचर इज इंट्रिंसिक। ठीक है, तो इस तरह से आप ये प्रॉपर्टीज़ को समझ सकते हैं, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक क्या होती हैं। सो नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो देखिए थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम पे आते हैं हम। थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? ठीक है, अब इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अब जो हमने थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स की बात की थी, जैसे थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स हैं आपके, कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं? आपने पढ़ा प्रेशर भी थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल है। ठीक है, वॉल्यूम भी है, टेम्परेचर भी है। तो इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन दिस थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स विद टाइम, अगर टाइम के साथ नो चेंज आता है, कोई भी चेंज इनमें नहीं आता, तो इनको हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। ठीक है,
अब थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा, तो अब थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम मतलब किसी भी तरह का कोई थर्मोडायनेमिकल चेंज नहीं होता। अब जो नेक्स्ट होता है हमारा वो होता है थर्मोडायनेमिकल चेंजेस, कि थर्मोडायनेमिकल चेंजेस क्या होते हैं और व्हाट आर द थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस। ठीक है, एक तो आपने कहा भी चेंज नहीं होता, अब हम बोल रहे हैं भी चेंज हो, अगर प्रेशर में चेंज हो, वॉल्यूम में चेंज हो, टेम्परेचर में चेंज हो। ठीक है, तो दीज आर द थर्मोडायनेमिकल चेंजेस और थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस भी हम इसको बोल देते हैं। जैसे पहला आ जाता है इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, जैसे कि आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं, जैसे मान लीजिए प्रेशर की वैल्यू है P1, वॉल्यूम है V1, इस स्टेट से, ठीक है, ये आपको पता है एक थर्मोडायनेमिकल स्टेट है, इसको हमने मान लीजिए इनिशियल स्टेट बोल दिया। दूसरी स्टेट पे आप जा रहे हैं जिसमें फाइनल स्टेट। ठीक है, चेंजेस क्या हो रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहे हैं, बट मान लीजिए अगर टेम्परेचर सेम रह रहा है, टेम्परेचर में कोई भी चेंज हमको देखने के लिए नहीं मिलता, तो इसको हम आइसोथर्मल चेंज बोल देंगे। इट इज़ कॉल्ड द आइसोथर्मल चेंज और आइसोथर्मल प्रोसेस। इट मीन्स व्हाट, आइसो मीन्स सेम एंड थर्मल स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। इट मीन्स द चेंज इन टेम्परेचर इज ज़ीरो, नो चेंज इन टेम्परेचर। इट मीन्स टेम्परेचर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द चेंज, कि जो भी थर्मोडायनेमिकल चेंज हो रहा है इसमें टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग, सो इट इज़ आइसोथर्मल चेंज। ठीक है, वैसे ही और तरह के चेंजेस जो हैं आपके, वो है आपका एडियाबैटिक चेंज। एडियाबैटिक, वी कैन कॉल इट एज चेंज ऑल्सो, और वी कैन कॉल इट एज एडियाबैटिक प्रोसेस ऑल्सो। ठीक है, एडियाबैटिक चेंज में क्या होता है कि एडियाबैटिक, एडियाबैटिक मीन्स नो हीट इज़ फ्लोन, नो हीट फ्लो। अगर हीट फ्लो नहीं होता, अगर हीट फ्लो को, हीट को मान लीजिए क्यू से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, क्यू स्टैंड्स फॉर हीट, सो इफ नो हीट इज़ फ्लो इट मीन्स चेंज इन हीट इज़ ज़ीरो। सो चेंज इन हीट इट मीन्स डी क्यू इज़ ज़ीरो, सो दैट इज़ कॉल्ड नो हीट विल फ्लो। अच्छा, ये हीट किस में फ्लो नहीं होती थी, याद हो आपको, जब हम इंसुलेटेड सिस्टम लेते हैं, इंसुलेटेड सिस्टम में हम वॉल्स को क्या लेते हैं, जो वॉल्स हम यूज़ करते थे वो इंसुलेटेड वॉल्स होती हैं। इंसुलेटेड वॉल्स आप बोल सकते हैं, या नॉन कंडक्टिंग बोल सकते हैं, या उन वॉल्स को एडियाबैटिक भी बोला जाता है, एडियाबैटिक वॉल्स भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि नो हीट विल फ्लो, नो ट्रांसफर ऑफ हीट विल टेक प्लेस, सो दैट इज कॉल्ड एडियाबैटिक चेंज। उसके बाद आता है आपका आइसोकॉरिक। आइसोकॉरिक क्या होता है, आइसो, आइसो मीन्स, या आइसो वॉल्यूमिक भी हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, आइसो मीन्स, आइसो स्टैंड्स फॉर सेम, वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम, ए वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। जैसे मान लीजिए आपका पी वी और T1, मतलब एक हमने थर्मोडायनेमिकल स्टेट को डिफाइन कर लिया, मान लीजिए ये हमारा इनिशियल स्टेट है। ठीक है, इससे चेंज होकर हमारा जो सिस्टम है, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, दूसरी स्टेट में चला गया जिसकी वैल्यू है P2V एंड T2। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, देयर इज नो चेंज इन, नो चेंज इन वॉल्यूम, कि वॉल्यूम में तो चेंज ही नहीं हुआ। इट मीन्स मैं गैस को क्या कर रहा हूँ, गैस को मैंने कैसे कंटेनर में डाल रखा है कि वो जो कंटेनर है उसकी वॉल्यूम को मैंने फिक्स कर लिया। ठीक है, जैसे बाकी केस में जब वॉल्यूम चेंज होती है तो हम क्या करते हैं, उस गैस को हम अलाउ करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कंटेनर में आपने पिस्टन लगा रखा है, ठीक है, सो व्हाट पिस्टन कैन हेल्प, पिस्टन कैन हेल्प इन द चेंजिंग द, चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ द गैस। मान लीजिए गैस आपने इसमें कोई भी गैस भर रखी है, तो उस गैस की क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज होता है, दैट इज ड्यू टू द with the help of piston। but if no piston is used, no piston is used, ठीक है, पिस्टन क्या होता है, देखिए पिस्टन एक ऐसा होता है सिस्टम, जैसे अगर एक पिचकारी आप लोग देखते हैं तो पिचकारी में जो पीछे लगा होता है ना, ऐसे एक हैंडल सा लगा होता है, उसको हम खींचते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक एक तरह से वी कैन फिल एनी लिक्विड और गैस इन इट। ठीक है, लाइक दैट। या सिरिंज आप लोगों ने देखा होगा, सिरिंज में भी अगर आप देखते हैं तो एक ऐसे, एक यहाँ पे प्लग टाइप का लगा होता है कि उसमें आप उसको खींचते हैं और आप ऐसे धकेलते हैं,
ठीक है, तो वो जो हिस्सा लगा होता है ना यहाँ पे, दैट इज़ कॉल्ड अ पिस्टन, उसको हम पिस्टन बोल देते हैं। ठीक है, सो कहने का मतलब है कोई भी वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा तो चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू ज़ीरो, देन द प्रोसेस और द चेंज इज कॉल्ड आइसोकोरिक। आइसोबारिक नाम बता रहा है, देखिए बार जो है वो प्रेशर की यूनिट भी होती है, तो बारिक जो है वो प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। आइसो अगेन मीन्स सेम, तो इफ़ प्रेशर रिमेन्स सेम इट मीन्स चेंज इन प्रेशर इज ज़ीरो। ठीक है, सो वी कैन से दैट इट इज़ द आइसोबारिक चेंज। सो प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, यानी एग्जांपल मैं दूं, जैसे एक चेंज हो रहा है जिसमें वॉल्यूम वॉल्यूम V1 टेम्परेचर T1, वॉल्यूम में चेंज हो गया, V2 हो गया, टेम्परेचर T2 हो गया, बट द प्रेशर रिमेन्स सेम P और P। सो व्हाट वी कैन से दैट द चेंज इज आइसोबारिक। फिर हम बात करते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। इरिवर्सिबल चेंज, रिवर्सिबल चेंज क्या है कि जहाँ से आप चले वहीं पे आप पहुँच गए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रिवर्सिबल चेंज बोल देते हैं। क्या, जहाँ से चले वहीं पे पहुँच गए। ठीक है, तो रिवर्सिबल चेंज हम बोल देते हैं। इरिवर्सिबल मतलब जहाँ से चले वहाँ पर नहीं पहुँचे, तो इरिवर्सिबल चेंज बोल देते हैं। ठीक है, सो अ प्रोसेस इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल इफ इट इज़ टेकन आउट इनफाइनाइटेसिमली स्लो, कि चेंजेस बहुत ही स्लोली होते हैं, बहुत ज़्यादा स्लोली। कैसे, इनफाइनाइट टेसिमली स्लो। ठीक है, अगर बहुत ही ज़्यादा स्लो चेंज हो तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इनफाइनाइट टेसिमली स्लो। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो रिवर्सिबल होते हैं, और इरिवर्सिबल के लिए दे आर नॉट नॉट कैरिड आउट इनफाइनाइटेसिमली स्लो। ठीक है, इनको हम बहुत ज़्यादा स्लो नहीं करते तो ये इरिवर्सिबल होते हैं आपके चेंजेस। फिर हम बात कर लेते हैं कि अगर कि यहाँ पे हर एक स्टेप में, एट ईच स्टेप इक्विलिब्रियम इज़ नॉट डिस्टर्ब, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता है, इक्विलिब्रियम इज़ नॉट डिस्टर्ब, इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं यहाँ पर। और वहीं पे अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम इज़ नहीं एग्जिस्ट करता, इक्विलिब्रियम ईच स्टेप पे नहीं एग्जिस्ट करता, इक्विलिब्रियम डू नॉट एग्जिस्ट एट ईच स्टेप, बट इट कैन एग्जिस्ट आफ्टर completion, but it can exist after completion of the process। मतलब प्रोसेस के होने के बाद इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो सकता है, उससे पहले मतलब हर एक स्टेप पे होते होते, मतलब साथ साथ हो रहा है और साथ साथ इक्विलिब्रियम नहीं बन सकता। ठीक है, सो इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन, इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन। इसमें इनफाइनाइट टाइम लगता है कंप्लीशन में, और इसमें फाइनाइट टाइम लगता है, फाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन। इनफाइनाइट टाइम क्यों लगता है, क्योंकि एक्चुअली दे आर इमेजिनरी, दे डू नॉट एग्जिस्ट, कि परफेक्ट रिवर्सिबल चेंज कोई भी नहीं होता, कि आप ये नहीं बोल सकते कि कोई रिवर्सिबल चेंज परफेक्ट हो जाए। ठीक है, तो एक्चुअल प्रैक्टिसेस में ये नहीं होते, ओनली इमेजिनरी। सो दैट्स वाई परफेक्टली नहीं होते, ये ओनली इमेजिनरी होते हैं, और ये आपका प्रैक्टिकली होते हैं। ठीक है, मतलब नेचर में जितने भी चेंजेस होते हैं, सो दीज आर नेचुरली अकरिंग। ठीक है, और उसके बाद आपका इसमें वर्क ऑब्टेन्ड मैक्सिमम होता है, वर्क ऑब्टेन्ड इज मैक्सिमम, एंड वर्क डन या वर्क डन ऑब्टेन्ड इज मैक्सिमम, वर्क ऑब्टेन इज नॉट मैक्सिमम, वर्क ऑब्टेन इज नॉट मैक्सिमम। इस केस में मैक्सिमम नहीं होता, इस केस में मैक्सिमम
होता है। ठीक है, एक आप लोगों को ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके और क्या क्या इसमें, हम बस इम्पॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, हम ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर में, सिर्फ इम्पॉर्टेंट टर्म्स, क्योंकि इम्पॉर्टेंट टर्म्स अगर आपको समझ में आ गई तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? जैसे इंटरनल एनर्जी, कोई भी सब्सटेंस है, मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस है, तो सब्सटेंस, अब मैं यहाँ पर चीज़ों को समझा रहा हूँ आपको, मैं कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ एक तरह से हर चीज़ का। जैसे मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस है तो ऑफ कोर्स मैटर का बना होगा, मटेरियल का बना होगा, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस होगा। तो उसमें क्या होगा? ऑफ कोर्स एटम्स होंगे, या तो मॉलिक्यूल्स होंगे, या आयंस होंगे, कुछ भी होंगे। ठीक है, तो ऑफ कोर्स उन एटम्स के बीच में कुछ बॉन्डिंग भी रहेगी, मॉलिक्यूल्स होंगे तो बॉन्डिंग रहेगी। तो वो बॉन्डिंग दैट विल गिव दी पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल प्रोवाइड्स दी पोटेंशियल एनर्जी, कि उनके बीच में क्या बॉन्ड एनर्जी है, क्या बॉन्डिंग है, दैट विल प्रोवाइड्स दी पोटेंशियल एनर्जी। एंड अब कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, आपको पता ही है कि किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर में मैटर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, या तो वो वाइब्रेट करते हैं, अगर सॉलिड है तो सॉलिड में वाइब्रेशंस होती हैं। ठीक है, अगर लिक्विड है तो पार्शल रोटेशंस या पार्शल ट्रांसलेशन भी होता है। और गैसेस में तो तीनों तरह की एनर्जी आती है, दैट द पार्टिकल्स, क्योंकि जगह उनके बीच में ज़्यादा होती है, तो पार्टिकल्स कैन ट्रांसलेट, रोटेट एंड वाइब्रेट ऑल्सो। तो वो टेम्परेचर क्या प्रोवाइड करेगा? काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा, काइनेटिक एनर्जी। तो कहने का मतलब है कि सारा का सारा सिस्टम मटेरियल के अंदर ही है, मटेरियल के अंदर एटम के पास पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज़ द बॉन्डिंग, जो उनमें बॉन्डिंग है, उनका स्ट्रक्चर है, वो पोटेंशियल एनर्जी दे रहा है उसको। ठीक है, और दूसरी तरफ काइनेटिक एनर्जी उसको टेम्परेचर से मिल रही है। तो यही एनर्जीज का सम क्या बनाता है? आपका इंटरनल एनर्जी बताता है किसी सब्सटेंस की। तो इंटरनल एनर्जी दो फॉर्म में होती है, आपका पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। यूपी स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल, यूके स्टैंड्स फॉर काइनेटिक। सो यू इज इक्वल टू यूके प्लस यूपी। ठीक है, सो दिस कंबाइंस टू गिव द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सो इस तरह से हम बना सकते हैं इसको। ठीक है, और जैसे जो चेंज होता है इंटरनल एनर्जी में, तो चेंज को हम लिख सकते हैं U2 माइनस U1, बिकॉज वी कैन ओनली मेजर दिस चेंज, हम सिर्फ इस चेंज को ही निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको इसके रिगार्डिंग एक चीज़ यही ध्यान रखनी है कि अगर डेल्टा यू कभी नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि एनर्जी इज़ इवॉल्व, एनर्जी निकलती है। और अगर ये पॉजिटिव हो जाए देन एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती है। ठीक है, ये दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, वहीं पे फिर जो नेक्स्ट है, क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लूँगा, बस टर्म्स, ओनली द टर्म्स वी आर टेकिंग। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स देख लेते हैं। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या है आपका? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ एक तरह से रिलेशनशिप है किस किस में? आपका ये जो आपका इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, देन हीट गिवन एंड वर्क डन, इनके बीच का एक रिलेशनशिप है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें चेंज तभी होगा या तो आप क्या करेंगे, आप हीट दे दें। ठीक है, या तो आप हीट उसको दे रहे हैं तब उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, या आप वर्क डन कर दें तब आप उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करके चल सकते हैं। यानी कोई भी सिस्टम है, ठीक है, मान लीजिए कोई सिस्टम है मेरा, इसकी इनिशियल स्टेट में इंटरनल एनर्जी है U1, तो मैं क्या करूं, या तो मैं इसको हीट दे दूं, तब क्या होगा, इसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वो बढ़ के U1 प्लस क्यू हो जाएगी। या तो मैं क्या कर दूं वहाँ पर, या तो मैं उसमें वर्क डन कर दूं, तो क्या हो जाएगा, तो मेरी इंटरनल एनर्जी और ज़्यादा बढ़कर क्या हो जाएगी, U1 प्लस क्यू तो पहले ही था, अब प्लस W भी हो जाएगा, तो वो बढ़कर U2 हो गई। तो कहने का मतलब है कि U2 माइनस U1, जिसको मैं डेल्टा U बोल रहा हूँ, वो क्या बन गया, दैट इज इक्वल टू Q प्लस W। So this is our first law of
थर्मोडायनेमिक्स। और ये किसको सेटिस्फाई करता है? ये हमारा एनर्जी के लॉ को भी सेटिस्फाई करता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट मे बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कि एनर्जी ना ही बनती है और ना ही ख़त्म होती है। देखिए, जो आप एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो कहाँ जा रही है? वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने का काम कर रही है। या वर्क डन भी करते हैं तो वो भी हमारे इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है। तो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के दो रास्ते हैं, या तो हीट दीजिए या आप वर्क डन कीजिए। और यहाँ पर ये जो वर्क डन होता है, अगर यहाँ पर आपको दो रूल्स याद रखने हैं। अगर ये वर्क डन होता है एक्सपेंशन का, कि अगर गैस एक्सपैंड हो रही है, तो वर्क डन एक्सपेंशन में हम क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। इसको हम लेंगे पी डेल्टा वी। और अगर कंप्रेशन का होगा तो हम पॉजिटिव लेते हैं, देन वर्क डन इज टेकन टू बी पॉजिटिव। अगर कई बच्चे आप लोग फिज़िक्स में पढ़ रहे हैं, तो फिज़िक्स में और केमिस्ट्री में आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए फिज़िक्स में वो एक्सपेंशन को पॉजिटिव लेते हैं और कंप्रेशन को नेगेटिव लेते हैं। बस इतना ही फ़र्क है उस थर्मोडायनेमिक के चैप्टर में और हमारे चैप्टर में, इतना ही फ़र्क है। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में बैठा के रखें, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी कि वर्क डन के ये जो है, हम एक्सपेंशन में नेगेटिव लेते हैं, फिज़िक्स में पॉजिटिव लेते हैं, हम कंप्रेशन में पॉजिटिव लेते हैं, वहाँ पर नेगेटिव लेते हैं। बस इतना फ़र्क होता है, ठीक है। सो दैट इज़ द डिफरेंस। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, मैंने आज आपके मेन टर्म्स, ये मेन टर्म्स हैं आपके थर्मोडायनेमिक्स के, जो आज मैंने आपके इस लेक्चर में ले लिए।